नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से बात करते हैं ताकि इनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर समझ को बेहतर किया जा सके, जिस समझ का प्रयोग आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों ही स्तरों पर कर सके, अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में हम किन महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो पिछले सप्ताह लगातार किसी न किसी वजह से चर्चा में रही है। एक जिराफ की खास किस्म है या खास प्रजाति है जिसको हम मसाई जिराफ के नाम से जानते हैं और जो पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। इस पर कई प्रकार के अध्ययन हुए हैं, तो इसी अध्ययन पर आधारित हम इस पर चर्चा करेंगे, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को जानेंगे, इसके आवास को जानेंगे, आईयूसीएन में इसका स्टेटस क्या है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे पश्चिमी घाट की, विशेष तौर से दक्षिणी पश्चिमी घाट की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है जिसको हम वन्य प्रजाति है जिसको हम नीलगिरी तहर के नाम से जानते हैं। नीलगिरी तहर पर भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन करने का प्रयास केरल और तमिलनाडु की सरकार कर रही है, विशेष तौर से इनकी आबादी का पता लगाने के लिए। जल्दी ही अध्ययन शुरू होने वाला है, इसलिए नीलगिरी तहर भी चर्चा में आ जाता है, चर्चा में आ जाती है और इस पर हम चर्चा करेंगे। कई प्रकार के अध्ययन आए हैं कि आर्कटिक बायोम में इस प्रकार से बदलाव हो रहे हैं कि आर्कटिक बायोम अब एक कार्बन सिंक की जगह कार्बन उत्सर्जन के रूप में काम कर रहा है, जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन की समस्या को बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो आर्कटिक बायोम किस प्रकार से भविष्य में जलवायु परिवर्तन की समस्या को बहुगुणित कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, उस पर अध्ययन क्या कहता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और भारत में पर्यावरणवाद पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पर्यावरणवाद का वस्तुतः मतलब क्या होता है और भारत में पर्यावरणवाद की तीन लहरें बताई जा रही हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि तीन इतिहास के वो कालखंड बताए जा रहे हैं जहां पर भारत में पर्यावरणवाद के विकास की एक महत्वपूर्ण चरण रहे हैं। तो हम पर्यावरणवाद को समझेंगे और पर्यावरणवाद के भारत में तीन चरणों को या तीन लहरों को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पुस्तक इतिहासकार रामचंद्र गुहा की हाल ही में प्रकाशित हुई है। हमारे इस अध्ययन में उस किताब का भी विशेष रूप से प्रभाव रहेगा। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी मसाई जिराफ पर। तो मसाई जिराफ के बारे में सामान्य चीजों को जान लेते हैं। मसाई जिराफ कहां पर पाया जाता है? पूर्वी अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट घाटी के पास पाया जाता है। जब हम ग्रेट रिफ्ट घाटी की बात करते हैं तो पूर्वी अफ्रीका में इसकी अवस्थिति कहां पर है, इसकी भौगोलिक स्थिति कहां पर है? आप देख सकते हैं कि यह पूर्वी अफ्रीका का नक्शा है और यहां पर आपको दिखेगी एक रिफ्ट घाटी। और रिफ्ट घाटी के आपको दो स्थितियां देखेंगे, एक पश्चिमी रिफ्ट घाटी और एक पूर्वी रिफ्ट घाटी। ये जो रिफ्ट घाटी है ये मसाई प्रजाति को एक प्रकार से दो हिस्सों में विभाजित कर देती है, जिससे एक आनुवंशिक पूल विभाजन हो जाता है। और यही कारण है कि मसाई जिराफ की जनसंख्या में, या आप कह सकते हैं कि उसकी आबादी में लगातार गिरावट आती है, क्योंकि एक आनुवंशिक विविधता का अभाव देखने को मिलता है। अध्ययन ये बताता है, हाल ही में जो मसाई जिराफ पर अध्ययन किया गया है वो कह रहा है कि पहले की अपेक्षा में ये जो मसाई जिराफ की प्रजाति है ये अधिक संकटग्रस्त है, अधिक एंडेंजर्ड है, क्योंकि हमें आनुवंशिक विविधता का एक अभाव देखने को मिलता है। हजारों वर्षों से ये जो आबादी है मसाई जिराफ की, ये दो भागों में विभाजित है और दो भागों में विभाजित है रिफ्ट घाटी की वजह से आपस में, जिससे ये प्रजनन नहीं कर पाती है, जीन प्रवाह नहीं हो पाता है, जीन का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, और जिससे एक विविधता के अभाव में ये ज्यादा से ज्यादा संवेदनशील अपने पर्यावरण के प्रति होती चली गई हैं और उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिलती है। जनसंख्या के विभाजन का कारण है ग्रेट रिफ्ट घाटी, जिसकी अवस्थिति अभी हमने यहां पर देखी है। पूर्व और पश्चिम दिशा के जिराफों के बीच कोई अतिव्यापी जीन या जीन प्रवाह नहीं है और इसी में एक महत्वपूर्ण रिफ्ट का नाम है ग्रेगरी रिफ्ट। उसकी खड़ी चट्टानों पर जिराफ चढ़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण ये जीन प्रवाह होता नहीं है। यानी एक प्रकार से पश्चिमी और पूर्वी रिफ्ट घाटी के इतर रहने वाले जिराफों में आनुवंशिक पूल का अभाव है, जीन का प्रवाह नहीं हो पाता है, जिससे वो अपने पर्यावरण के प्रति समय के साथ अधिक संवेदनशील होते गए हैं और उनकी संख्या में गिरावट देखने को मिलती है। ग्रेट रिफ्ट वैली के बारे में थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। सामान्यतः रिफ्ट घाटियां पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण, टेक्टोनिक प्लेटों में हुए विभाजन के कारण निर्मित एक निचला क्षेत्र है। आप इसको एक विभाजन कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर इस प्रकार की घाटी का निर्माण हो गया है कि ये पूरा क्षेत्र इस पश्चिमी क्षेत्र से अलग हो गया है। और ये किसके कारण हो गया है?
होता है टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण होता है, भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण होता है। 7,000 किलोमीटर के क्षेत्र में भौगोलिक खाइयों की एक विस्तृत श्रृंखला इस रिफ्ट घाटी के माध्यम से निर्मित होती है और ये आप कह सकते हैं कि इसे मोजाम्बिक से लेकर के उत्तर में लेबनान तक इसको फैला हुआ माना जाता है। भूगर्भीय दृष्टि के कोण से एक महत्वपूर्ण सक्रिय क्षेत्र है, एक्टिव क्षेत्र है, जिसमें गीजर जैसी संरचनाएं, ज्वालामुखी और गर्म झरने जैसी संरचनाओं का सामान्यतः होना होता है। एक प्रकार से ये सारी संरचनाएं यहां पर होती है। पूर्वी अफ्रीकी मसाई जिराफ के बारे में थोड़ी सी चीजों को जान लेते हैं, थोड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। ये जिराफ पूर्वी अफ्रीका के मूल निवासी माने जाते हैं, विशेष रूप से तंजानिया और दक्षिणी केन्या में इनकी उपस्थिति खासी तौर पर दिखाई देती है। इन्हें किलिमंजारो जिराफ के नाम से भी जाना जाता है और पिछले 3 दशकों में इस उप प्रजाति की संख्या 70,000 से घट करके 35,000 हो गई है, यानी लगभग आधी जनसंख्या हो गई है। और ये अध्ययन भी अपने आप में टेंटेटिव है, इसको स्थायी नहीं माना जाना चाहिए। अगर कई प्रकार के अध्ययन अलग प्रकार के आंकड़े भी प्रकाशित करते हैं तो इसमें सामान्य तौर से ये स्थिति हमें दिखाई देती है। किस प्रकार के खतरे या चिंताएं मसाई जिराफ को लेकर के जुड़ी हुई हैं, उन चिंताओं को जान लेते हैं। एक तो कृषि गतिविधियों के कारण और पशुपालन गतिविधियों के कारण भूमि पर दबाव आप जानते हैं कि बेहद ज्यादा बढ़ गया है, जिससे इनके आवासों का विखंडन लगातार जारी है। आवास जितना पहले होता था, हैबिटेट जितना होता था, अब उसका आकार धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। इसके अलावा खराब जीन पूल के कारण, आपको अभी देखा हमने रिफ्ट वैली की वजह से जीन का प्रवाह नहीं हो पाता, इससे इसके कारण खराब जीन पूल के कारण वे बीमारियों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं, पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे बछड़ों की जीवित रहने की दर भी खराब हो जाती है। साथ ही इनका मांस के लिए शिकार भी किया जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक इस क्षेत्र में सूखा रहना भी इसकी एक महत्वपूर्ण वजह है, जिससे इनको पानी की स्रोतों तक इनकी पहुंच सीमित हो जाती है और इन पर दबाव बढ़ता है। अंतः प्रजनन के उद्देश्य से, यानी जिराफों की किस्मों में अंतः प्रजनन करवाया जाए, उसके उद्देश्य से जिराफों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरण है उसको भी अव्यवहार्य पाया गया है। बेहद ज्यादा आप कह सकते हैं कि वो अत्यधिक अव्यवहारिक प्रतीत होता है। इसके कारण जीन प्रवाह को फैलाने में, जीन पूल का विस्तार करने में, आनुवंशिक विशेषताओं का विस्तार करने में कहीं ना कहीं लिमिटेशन स्थापित होती है, एक सीमितता स्थापित होती है, जिसके कारण मसाई जिराफ के सामने कई प्रकार के खतरे हैं। इनका महत्व क्या है? महत्व यह है कि पौधों के परागण में ये सहायक है, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता में सुधार होता है, यानी पौधों के बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने में ये सक्षम है और इनके माध्यम से बीज फैलते हैं, जिससे जैव विविधता का विस्तार भी होता है। आक्रामक या अन्य प्रकार की वनस्पतियों की अचानक वृद्धि को ये नियंत्रित करने में सहायक है। स्थानीय समुदाय की आजीविका का लाइवलीहुड का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके माध्यम से उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। पर्यटन को भी इनके माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है। जिराफ को देखने वाले काफी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय सरकारों के राजस्व में वृद्धि होती है। अगर हम इसके इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के स्टेटस की बात करें तो ये किस श्रेणी में रखे गए हैं? इनको रखा गया है संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड श्रेणी में। संकटग्रस्त को कई जगह पर विलुप्त प्राय भी लिखा जाता है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप विलुप्त प्राय भी लिख सकते हैं, लेकिन ब्रैकेट में एंडेंजर्ड जरूर लिख दीजिएगा। तो संकटग्रस्त श्रेणी में इसको रखा गया है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि लर्निंग ऐप को अपग्रेडेड कर दिया गया है। अब आप दृष्टि लर्निंग ऐप पर ISGS फाउंडेशन ऑनलाइन कोर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अपग्रेडेड दृष्टि लर्निंग ऐप में कई प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स को शामिल किया गया है। जैसे एक फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, उसको हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समरी के नाम से। आपके लेक्चर्स लंबे लंबे होते हैं, इन लेक्चर्स का रिवीजन करना तेजी से बेहद मुश्किल होता है। अब AI समरी के माध्यम से लंबे लंबे लेक्चर्स आप बिंदु फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं और तेजी से रिवाइज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक फीचर है AI क्विज। जैसे जैसे आपका लेक्चर चलता रहेगा, ऐसे ही उस लेक्चर के आधार पर आपके सामने कुछ प्रश्न आएंगे। उन प्रश्नों के को सोल्व करके आप ये समझ सकते हैं कि आप दिए गए लेक्चर को कितना समझ रहे हैं। ये फीचर है AI क्विज। और तीसरा फीचर है आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे कोई भी प्रश्न पूछे। ये रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है। इसके माध्यम से अगर आपके दिमाग में लेक्चर में बताई गई किसी भी चीज को लेकर के किसी भी प्रकार का संशय है, तो आप तुरंत प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत उसका उत्तर आपको मिलेगा। आपका संशय निवारण
त्वरित गति से होगा, रियल टाइम प्रश्नोत्तर सुविधा है और इन सभी फीचर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर को देखते हैं जो कि नीलगिरी तहर से जुड़ी हुई है। नीलगिरी तहर के बारे में सामान्य चीजों को जान लेते हैं। इसको नीलगिरी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है और स्थानीय भाषा में इसको वराईआडू या वरियाडू के नाम से भी जानते हैं। वराईआडू इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है, तो इसमें भी कंफ्यूज ना होइएगा। वराईआडू इस प्रकार से भी लिखा जाता है, इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तमिलनाडु का ये राज्य पशु है, आप जानते हैं। इसका तमिल का महाकाव्यों में, चाहे वो सिलप्पादिकारम हो, कई तरह के प्राचीन महाकाव्यों में भी इसके सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारिस्थितिक महत्व के बारे में लिखा गया है। वयस्क नरों की उनकी पीठ पर, जो नीलगिरी तहर के वयस्क नर हैं, उनकी पीठ पर विशिष्ट हल्के भूरे रंग के धब्बे के कारण इनको सैडल बैग के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत में पाई जाने वाली एकमात्र पर्वतीय खुरधारी प्रजाति है। एकमात्र पर्वतीय खुरधारी, जिसको खुर होते हैं, तो खुरधारी प्रजाति मानी जाती है। नीलगिरी खुरधारी प्रजाति है, दक्षिण भारत में एकमात्र पर्वतीय खुरधारी प्रजाति है। इसके आवास और वितरण के बारे में बात करें तो दक्षिणी पश्चिमी घाटों में ये स्थानिक है, वहां की एंडेमिक है, यानी दूसरे स्थानों पर इसको ले जाया तो जा सकता है, लेकिन ये मूल रूप से दक्षिणी पश्चिमी घाटों में ही पाई जाती है। मुख्यतः कहां पर? तमिलनाडु और केरल में। निवास स्थान की बात करें तो नीलगिरी तहर उष्णकटिबंधीय पर्वतीय घास के मैदानों, शोला जंगलों और चट्टानी उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पनपता है। इसके प्रमुख स्थान के बारे में बात करें तो केरल के एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नीलगिरी तहर की सबसे बड़ी जीवित आबादी है और इसका घनत्व भी वहां पर सबसे ज्यादा है। अगर इसके एडेप्टेशन के बारे में बात करें, इसके अनुकूलन के बारे में बात करें, तो उच्च ऊंचाई वाले ठंडे गीले वातावरण के लिए ये अनुकूलित होते हैं, अडेप्टेड होते हैं। और यह प्रजाति जो है वो दिनचर होती है, दिन के समय ही सामान्यतः ये क्रियाशील होती है। इसमें उच्च तनाव सहनशीलता भी होती है, हाई स्ट्रेस के प्रति ये सहनशील भी होते हैं। उच्च तनाव यानी पर्यावरण के में जो उतार चढ़ाव होता है उसके प्रति सहनशील भी होते हैं। अगर हम इनके संरक्षण की स्थिति को देखें तो IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की थ्रेटन्ड लिस्ट में इसको किस श्रेणी में रखा गया है? इसको भी एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, यानी संकटग्रस्त लुप्तप्राय श्रेणी में इसको रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची की बात करें तो इसको अनुसूची 1 में रखा गया है, यानी इसे उच्च स्तर का संरक्षण यानी सुरक्षा प्राप्त है। अपने आवास के नुकसान के कारण और शिकार के कारण नीलगिरी तहर की जो आबादी है उसमें भारी गिरावट आई है। WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की 2015 की रिपोर्ट के अनुसार इनकी जंगली आबादी का अनुमान 3122 है। हालांकि वे कभी पूरे पश्चिमी घाट में घूमते थे। ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की 2015 की रिपोर्ट के बारे में कहा गया है। इनके संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की गई है, नीलगिरी तहर परियोजना। किसके द्वारा की गई है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है। कब इसका प्रारंभ हुआ? दिसंबर 2022 में प्रारंभ हुआ। इसमें एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, 5 वर्ष के लिए ये लॉन्च की गई है। 2022 से 2027 की अवधि के लिए लॉन्च है। इसका उद्देश्य है राज्य पशु के निवास स्थान का विस्तार करना, यानी इसके घटते आवास में सुधार करना और इसके निवास स्थान का विस्तार करने का प्रयास करना, और इसके अंतर्गत जन जागरूकता बढ़ाना और जन जागरूकता बढ़ा करके इसको संरक्षित करना। उद्देश्य क्या है? जनसंख्या को बेहतर ढंग से समझने के लिए सर्वेक्षण किया जाए, रेडियो टेलीमेट्री अध्ययन भी आयोजित किए जाए ताकि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। नीलगिरी तहर को उसके ऐतिहासिक निवास स्थानों में पुनः स्थापित करने का प्रयास भी नीलगिरी तहर परियोजना के माध्यम से किया जाएगा। प्रजातियों के लिए तात्कालिक खतरों का समाधान भी किया जाएगा। इनके सामने किसी भी प्रकार का तात्कालिक खतरा है, जो भी खतरे हैं उनकी पहचान की जाएगी और उनका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये नीलगिरी तहर के बारे में बात हुई। अब बात होगी आर्कटिक बायोम के बारे में। और आर्कटिक बायोम की जब हम बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब क्या है? कुछ बेसिक चीजों को आप समझ लीजिए। मान लिया ये पृथ्वी है और पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? उसका रेखा का नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा, जिसको 0 डिग्री पर है। और इसके उत्तर में 23 डिग्री पर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। दक्षिण में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा? 23 डिग्री नहीं, 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा है दक्षिण में? मकर रेखा। इसी प्रकार से अगर आप उत्तर में जाएंगे तो एक रेखा आपको 66.5 डिग्री पर भी मिलेगी, जिसको हम आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और ये भी 66.5 डिग्री पर है।
यहां पर आप एक ऐसा क्षेत्र देखेंगे जो 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के आसपास है उत्तरी क्षेत्र में। इस क्षेत्र को कई बार आपको बोरियल के नाम से भी संबोधित करते हैं। बोरियल क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है, दोनों ही ठंडे क्षेत्र हैं, लेकिन जब आर्कटिक क्षेत्र की आप बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव क्षेत्र की आप बात करेंगे, तो वहां पर आपको वृक्ष नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे आप अक्षांशीय स्तर पर नीचे की तरफ आएंगे तो जहां से वृक्षों की शुरुआत होती है, सामान्य तौर से वहां से हम बोरियल क्षेत्र की शुरुआत मानते हैं। और साथ ही आप 66.5 डिग्री और यहां 70 डिग्री के आसपास इस संक्रमणशील क्षेत्र को भी देख सकते हैं, जहां से वृक्षों की शुरुआत होती है। सामान्यतः कई बार इस क्षेत्र को आर्कटिक बोरियल जोन के रूप में भी परिभाषित कर दिया जाता है। हाल ही में कई प्रकार के अध्ययन इस प्रकार से आए हैं कि ये जो जोन है, ये अपने आप में एक ऐसा जोन है, आप इसको थोड़ा सा 66.5 डिग्री से नीचे को का क्षेत्र भी चुन सकते हैं इसके अध्ययन के लिए। तो ऐसी कोई स्पष्ट विभाजन रेखा इसके अंतर्गत नहीं है। लेकिन इस क्षेत्र में हम उत्तरी क्षेत्र में देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में वनाग्नि बहुत बढ़ गई है, वनों में आग बहुत बढ़ गई है, और उसकी वजह से जो क्षेत्र कभी कार्बन सिंक के रूप में काम करते थे, यानी कार्बन के अवशोषक के रूप में काम करते थे, उसके सिक्वेस्ट्रेशन के रूप में काम करते थे, अब यहां पर जंगली आग लगने से ये कार्बन उत्सर्जन के रूप में काम कर रहे हैं। और कार्बन उत्सर्जन के रूप में काम करके ये जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन की समस्या को और ज्यादा विकट कर रहे हैं। तो जहां पर इनकी भूमिका जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका की होती थी, वहीं पर अब ये जलवायु परिवर्तन की समस्या को और ज्यादा विकट कर सकते हैं भविष्य में। इस प्रकार का अध्ययन हमारे सामने आया है, उसी का सार यहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो बढ़ती जंगली आग की घटनाएं और कार्बन उत्सर्जन इसकी हेडिंग है। हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से अमेरिका के टेक्सास, ओक्लाहोमा और कैलिफोर्निया और इसके अलावा जापान के ओफुनाटो शहर में जंगली आग से भारी विनाश हुआ है। जैसे कैलिफोर्निया के ईटन और पैलिसेड्स में लगी आग से 14,000 से अधिक इमारतें नष्ट हुई, 28 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। ये आंकड़े में परिवर्तन भी हो सकता है क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं। जापान में जो आग लगी उससे 2900 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ और 4200 से अधिक निवासियों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा, उनको विस्थापित होना पड़ा अपने स्थान से। आप देख सकते हैं कि जंगलों में बढ़ती आग का किस प्रकार से प्रभाव हो रहा है। एक अध्ययन हमारे सामने आता है कोपरनिकस एयर मॉनिटरिंग सर्विसेज का, जो बताता है कि अकेले जनवरी 2025 में 8 लाख टन कार्बन उत्सर्जित हुई, जो एक दशक पहले की तुलना में 4 गुना अधिक है इस प्रकार के क्षेत्र से, यानी आर्कटिक बोरियल जोन से। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 2023-24 में सबसे अधिक आग लगने की घटनाएं हुई। यहां पर पहले हम आग की बात कर रहे हैं और फिर देखेंगे कि आर्कटिक बोरियल जोन किस प्रकार से एक कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जन के क्षेत्र में उभर रहा है। अकेले उत्तराखंड में 8 महीने में 5,315 वन आग की घटनाएं दर्ज की गई और भारत में वनों की आग से प्रति वर्ष 69 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित होती है। एक अध्ययन इस प्रकार से भी हमारे सामने आया है और ये 8 महीनों का जो आंकड़ा है ये पिछले साल का है। अब हम देखते हैं कि आर्कटिक बोरियल जोन, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, किस प्रकार से कार्बन सिंक से कार्बन उत्सर्जन के एक स्रोत की ओर इसका एक प्रकार से ट्रांजिशन हुआ है, संक्रमण हुआ है। आर्कटिक बोरियल जोन जो कभी कार्बन सिंक के रूप में काम करता था, अब जितना कार्बन अवशोषित करता है उससे अधिक ये उत्सर्जित कर रहा है। नेचर क्लाइमेट चेंज का एक महत्वपूर्ण अध्ययन आया है जो बताता है कि आर्कटिक बोरियल जोन का 30% से अधिक हिस्सा कार्बन स्रोत के रूप में बदल गया है। इसमें अलास्का का 44%, उत्तरी यूरोप का 25% और साइबेरिया का 13% हिस्सा प्रमुख रूप से उत्सर्जन के क्षेत्र में तब्दील हुआ है। और इसमें प्रमुख भूमिका किसकी रही है? वनाग्नि की रही है, वनों में लगने वाली आग की रही है। इसमें योगदान देने वाली घटनाएं कौन सी हैं? जैसे कई घटनाएं इसमें योगदान देने वाली हैं जो कि जंगलों में बढ़ती आग से उत्सर्जन की घटना को विशेष रूप से जन्म देती है। जैसे वर्ष 2003 की पूर्वी साइबेरिया की आग, इसी प्रकार से टिमिन्स जंगल की आग कनाडा में वर्ष 2012 की घटना है। इसने आर्कटिक बोरियल जोन द्वारा अवशोषित किए जाने से अधिक कार्बन उत्सर्जित किया, यानी आर्कटिक जोन जितना कार्बन अवशोषित करता था, आर्कटिक बोरियल जोन जितना कार्बन अवशोषित करता था उससे ज्यादा उत्सर्जित कर रहा है। इसमें कई और घटनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैसे परमाफ्रोस्ट के पिघलने। जब हम परमाफ्रोस्ट की बात करते हैं तो परमाफ्रोस्ट किस प्रकार की जमीन को अभिव्यक्त करता है? ऐसी जमीन को अभिव्यक्त करता है जो लगातार 2 साल तक 0 डिग्री या उससे नीचे के तापमान पर बनी रहती है। उस जमीन को हम परमाफ्रोस्ट के रूप में परिभाषित करते हैं। और इसकी जो तल है, इसकी जो ऊंचाई है बर्फ के रूप में, वो कितनी हो सकती है?
वो 1500 मीटर तक हो सकती है। बर्फ की जो परत है वो 1500 मीटर की मोटी हो सकती है। तो इसके पिघलने, परमाफ्रॉस्ट के पिघलने, सूखी मिट्टी और वनस्पति के स्थानांतरण से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। और आप जानते हैं कि जब कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो इसकी भी एक योगदान रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में। इसके वैश्विक निहितार्थ क्या है? वैश्विक निहितार्थ यह है कि जंगली आग प्राकृतिक कार्बन भंडारों को नष्ट कर देती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। और ये एक फीडबैक लूप का निर्माण करता है, एक लूप बन जाता है, क्योंकि अधिक तापमान वृद्धि से, सूखी मिट्टी से, अधिक आग से अधिक उत्सर्जन होता है। और ये जो अधिक उत्सर्जन होता है, इससे और अधिक तापमान वृद्धि होती है, जिससे अधिक आग की घटनाएं फिर से बढ़ती हैं और जलवायु परिवर्तन का एक फीडबैक लूप का निर्माण होता है, एक चक्र सा बन जाता है। अमेरिका की एक विशिष्ट एजेंसी, एक महत्वपूर्ण एजेंसी NOAA, नेशनल ओशनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा 2024 में आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड ने भी इस तरह की चीजों की पुष्टि की है। और उसका कहना है कि आर्कटिक टुंड्रा कार्बन का स्रोत बन गया है, कार्बन उत्सर्जन का स्रोत बन गया है। रिकॉर्ड तोड़ तापमान और जलवायु चरम सीमाएं, यानी जो वेदर एक्सट्रीम्स घटनाएं हैं, जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स घटनाएं हैं, उनकी सीमाएं आम बात हो गई हैं। वो एक्सट्रीम घटनाओं का घटना अपने आप में एक आम बात हो चुकी है। अब हम समझते हैं कि भारत में पर्यावरणवाद के विषय में किस तरह की बातें कही गई हैं। पर्यावरणवाद किसको अभिव्यक्त करता है? पर्यावरणवाद वस्तुतः एक व्यापक संकल्पना है, एक व्यापक दर्शन को, एक व्यापक विचारधारा को, एक व्यापक सामाजिक आंदोलन को अभिव्यक्त करता है। और जिसकी मुख्य चिंता किसके बारे में है? पर्यावरण क्षरण के बारे में है, पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में है और जैव विविधता के बारे में इसकी प्रमुख चिंताएं हैं। और इसका पूरा फोकस है कि भविष्य में पर्यावरण के वाद के माध्यम से जो सामाजिक आंदोलन है, जो विचारधारा है, जो हमारा दर्शन है, जिस प्रकार से पर्यावरण का लगातार विनाश होता जा रहा है, भविष्य में इन चिंताओं के माध्यम से, या आप कह सकते हैं कि लगातार क्षरित होते पर्यावरण के बारे में एक विचारधारात्मक रूप से या सामाजिक आंदोलन के रूप में इस प्रकार से आगे बढ़ा जाए कि उसके बारे में जागरूकता डेवलप की जाए। और साथ ही जो विकास की गतिविधियां हैं उनको इस प्रकार से संचालित किया जाए कि उनमें एक संतुलन स्थापित रहे, एक संतुलन इस प्रकार से रहे कि विकास, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ पर्यावरण में किसी प्रकार की गिरावट न हो। यही चीज पर्यावरणवाद को अभिव्यक्त करती है। हाल ही में इतिहासकार रामचंद्र गुहा की इस संदर्भ में एक किताब भी आई है, जिन्होंने भारत में पर्यावरणवाद की 3 लहरों के बारे में बात की है। और इस किताब में ये भी कहा गया है कि जो पर्यावरणवाद है ये अपने आप में एक आधुनिक परिघटना है। जिस प्रकार से पश्चिमी देशों में जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति होती चली गई, तो औद्योगिक क्रांति के साथ साथ हम देखते हैं कि पूंजीवाद और उपनिवेशवाद जैसी विचारधाराएं भी हमारे सामने आती हैं, जिससे बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन के कारण पर्यावरण का विनाश हुआ। और पर्यावरण का विनाश हुआ तो इसने समाजों को मौलिक रूप से तब्दील कर दिया। यूरोप में पहली औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण विनाश हुआ, जिससे पर्यावरण सक्रियता की आवश्यकता उत्पन्न हुई कि पर्यावरण को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपने विनाश करने में एक प्रकार से सक्षम हो गया। भारत में पर्यावरणवाद की पहली लहर 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन उभर रहा था, उसी दौरान शुरू हुई। भारतीय बुद्धिजीवियों ने टिकाऊ विकास मॉडल के बारे में सोचना शुरू किया, जो पश्चिमी औद्योगिकरण से भिन्न था। देश की विशाल जनसंख्या, सीमित संसाधनों और नाजुक उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल पारिस्थितिकी तंत्र जैसी चीजों से ही प्रभावित था। भारत में जो चिंतन हुआ, पहले जो भारत में पर्यावरणवाद की पहली लहर के अंतर्गत जो चिंतन हुआ, वो इन सब चीजों से प्रभावित था। और इसके कई महत्वपूर्ण विचारक थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, अल्बर्ट और गैब्रियल होवर्ड, जो कि भारत में जैविक खेती के अग्रदूत हैं, अर्थशास्त्री JC कुमारप्पा और नगर योजनाकार पैट्रिक गेडस। ये भारत के पहले कुछ पर्यावरणविद थे, प्रमुख विचारक थे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने विकास के लिए औद्योगिकरण के मॉडल को अपनाया, जिससे आप कह सकते हैं कि पर्यावरण विनाश की एक नई, जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता चला गया, वैसे वैसे वनों की कटाई भी बढ़ती चली गई। और भारत में दूसरी लहर आई, जो कि दूसरी लहर 1970 के दशक से मानी जाती है, जिसमें विशिष्ट भूमिका चिपको आंदोलन की है, जो कि उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड
में 1973 में चमोली से इसकी शुरुआत हुई थी। चिपको आंदोलन की, जो हिमालय में वृक्षों को गले लगाकर किया जाने वाला एक विरोध प्रदर्शन था। यहां से पर्यावरणवाद की दूसरी लहर की शुरुआत होती है। प्रथम लहर जो थी वो बौद्धिक कार्यों से जुड़ी हुई थी। चिपको आंदोलन जमीनी स्तर पर संचालित था, जिसमें सामाजिक न्याय को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ा गया और ये गांधीवादी अहिंसक प्रतिरोध का एक प्रकार से समर्थन करता था। उसी के आधार पर इस तरह के आंदोलनों को चलाया गया। इस लहर का नीतियों पर भी प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप भारत में 1980 के दशक में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, पर्यावरणीय कानून आए। आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी आया, एक पर्यावरण विभाग भी स्थापित किया गया। इसके अलावा पर्यावरण नियोजन समितियों का क्रियान्वयन भी किया गया और पर्यावरणीय विभाग ही आगे चलकर पर्यावरणीय मंत्रालय में डेवलप हुआ। आर्थिक उदारीकरण, आप जानते हैं कि भारत में कई प्रकार के आर्थिक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार है, जिसकी शुरुआत मुख्यतः 1990 के दशक और 1991 के आर्थिक उदारीकरण की नीति के माध्यम से हुई। इसने आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया, इसके माध्यम से गरीबी भी कम हुई और विदेशी मुद्रा संकट जैसे समाधानों को सुलझाने में भी मदद मिली। लेकिन इसने पर्यावरण में महत्वपूर्ण गिरावट को भी हमारे सामने ला दिया, क्योंकि ये बाजार संचालित विकास में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता एक प्रकार से नहीं दी गई और इस प्रकार से 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हमारे सामने तीसरी लहर आती है और 1990 के दशक की आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप पर्यावरणवाद की एक नई लहर आती है। मुख्य रूप से इसकी जो चिंता है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर के है और इसमें मुख्य भागीदारी किसकी है? युवाओं की है, क्योंकि वो अपने भविष्य को एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत नकारात्मक तरीके से देखते हैं। ये एक प्रारंभिक आंदोलन है, अभी इसके दीर्घकालिक प्रभाव क्या होंगे इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये जो नया पर्यावरणवाद है ये जलवायु परिवर्तन के एकदम स्पष्ट प्रभावों और इससे आने वाली पीढ़ियों को उत्पन्न खतरे से कहीं ना कहीं संचालित है और इसमें युवाओं का एक नेतृत्व भी देखने को मिल रहा है। तो ये तीसरी लहर के रूप में इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो हमने पर्यावरणवाद के पूरे भारत में कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। अब एक एक प्रश्न है जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। पहला प्रश्न है, मसाई जिराफ सामान्यतः कहां पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, मध्य अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका या पश्चिमी अफ्रीका। अगला प्रश्न है, नीलगिरी तहार IUCN रेड लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल है? जंगली क्षेत्रों में विलुप्त, सुभेद्य, गंभीर रूप से संकटग्रस्त या संकटग्रस्त। अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि ABZ आर्कटिक बोरियल जोन का कार्बन अवशोषण वर्तमान में कम हो रहा है? ऑप्शन ए है बढ़ती समुद्र की लवणता, तापमान में वृद्धि और परमाफ्रोस्ट का पिघलना, अधिक वर्षा या उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अगला आपके सामने ऑप्शन है 1973, 1974, 1975, 1976। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।